गुड मॉर्निंग दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग साइंस का जो क्वेश्चन देख रहे थे उसी में ये क्वेश्चन अगला भाग है। यानी यहाँ हम लोग 30 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी, झारखंड पीसीएस या बिहार दरोगा या अदर एग्ज़ाम में दिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो आपके यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में दिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? यानी मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों मूसला जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़ें। क्या कहा जाता है? मूसला जड़। तो आपको ध्यान में रखना है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको देखकर लग गया होगा कि क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है या किसके द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है। ये सिंपल भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से बनाया गया है कि प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यानी प्रोटीन का उपयोग कोशिका के भीतर होता है और यह किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा, यानी मुक्त राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है। यानी सिल्वीकल्चर जो है वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। यानी शैवालों के संवर्धन का वर्णन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। दोस्तों यहाँ वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है तो शैवालों के संवर्धन का। तो ध्यान रखना है कि सिल्वीकल्चर के अंदर किसका वर्णन किया जाता है? तो शैवालों के संवर्धन का। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है दोस्तों, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधों पर ही लगे रहते हैं? यानी किस वर्ग के पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन बीज जो है नग्न रूप से पौधों पर ही लगे रहते हैं? तो उस पौधे का क्या नाम है? जिम्नोस्पर्म। क्या नाम है? जिम्नोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म वाले जो पौधे होते हैं नग्न बीजी होते हैं। यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नग्न बीजी पौधे होते हैं तो जिम्नोस्पर्म उसका हम लोग आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे 5 नंबर, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में। किस में? टेरिडोफाइट्स में। काफ़ी VBI सवाल है कि सबसे अधिक क्रोमोसोमों की संख्या किस में होती है? तो टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैविक उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का। नेक्स्ट सवाल है, एजोला क्या है? तो दोस्तों एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फॉर्म है। क्या है? एजोला एक जलीय फॉर्म है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैविक में किसका उपयोग किया जाता है? एजोला का। एजोला जो एक जलीय फॉर्म है। नेक्स्ट 8 नंबर दोस्तों, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? यानी बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? टेरिडोफाइट्स में। क्या होगा? टेरिडोफाइट्स में। यानी बीजों की उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? यानी मिर्गी जो आती है दोस्तों, तो मिर्गी के लिए जो औषधि प्राप्त होती है लाइकेन से प्राप्त की जाती है, तो उसको क्या नाम है? तो उसका नाम है परमेलिया। क्या नाम है? परमेलिया। यानी मिर्गी नामक रोग की औषधि जो है लाइकेन से प्राप्त होती है और उसका नाम है परमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं क्या है,
जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इंडोकार्पन है। क्या नाम है? इंडोकार्पन। यानी जापान के लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, जिसका नाम है इंडोकार्पन। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? यानी कूलिज नलिका का उपयोग किस चीज़ को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, किस किरण को? तो दोस्तों एक्स-रे किरण को। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्स-रे किरण को उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। यानी एक्स-रे किरण का उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो कूलिज नलिका के द्वारा। काफ़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त होता है? यानी पायरोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। VVI लगा लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किस पदार्थ को त्वरित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु को। किसको? परमाणु को। काफ़ी अच्छा सवाल है कि साइक्लोट्रॉन का प्रयोग परमाणु को त्वरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? यानी चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का जो नाम है किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो एस चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम रखा गया। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? यानी किस उपकरण का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप को। क्या चीज़? स्टेथोस्कोप को। तो आपको ध्यान में रखना है कि चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट सवाल है, रडार का क्या उपयोग है? रडार का उपयोग क्या है दोस्तों? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करना है। यानी रडार का हम प्रयोग करके रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करते हैं। यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? यानी उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो स्ट्रैबोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रैबोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 18 नंबर, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एक्टियोमीटर। क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर। काफ़ी अच्छा सवाल है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सूर्य की किरणों को तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक्टियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? यानी भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दोस्तों आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो काफ़ी अच्छा सवाल है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, टैंकियान से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों टैंकियान से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। यानी टैंकियान जो है दोस्तों, इसकी गति प्रकाश की गति से तीव्र होती है। नेक्स्ट सवाल है, यदि एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया जाए तो एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसीटोन और अल्कोहल को एक साथ मिला दिया जाए तो एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? परभाजी आसवन। यानी एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को दोस्तों परभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। सवाल ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसको उस तरीके से बनाया गया है ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड लगे। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? तो दोस्तों परभाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यानी साबुन निर्माण में होने वाली प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसमें मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम का लवण है। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी साबुन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? साबुनीकरण कहा जाता है, जिनमें मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम का लवण है? तो दोस्तों दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर है, वह औषधि कौन सी है जो चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो उसका नाम है दोस्तों प्रशांतक। क्या नाम है? प्रशांतक। इसको आप VBI कर लीजिए कि उस औषधि का नाम क्या है जो चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। तो उसका नाम है दोस्तों प्रशांतक। क्या नाम है? प्रशांतक। नेक्स्ट सवाल है, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन तथा स्टार्च किसके बहुलक हैं? तो दोस्तों सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च किसके बहुलक हैं? तो ग्लूकोज के। किसके हैं? ग्लूकोज के। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च किसके बहुलक हैं? तो दोस्तों ग्लूकोज के। नेक्स्ट सवाल है, एमाइडो को किस प्रक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? तो दोस्तों हॉफमैन की प्रक्रिया के द्वारा एमाइडो को एमाइनो में बदला जा सकता है, यानी हॉफमैन प्रक्रिया द्वारा एमाइडो को एमाइनो में बदला जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, सूखने वाले तिलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या होता है? यानी जो तिलों को सुखाया जाता है उसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है? तो असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा होती है। यानी सूखने वाले जो तिल होते हैं जिसको सुखाया जाता है उसमें असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा अधिक होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तिलों में काफ़ी मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वसा अम्लों की अधिकता होती है। नेक्स्ट सवाल है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोज किसके यौगिक हैं? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट सवाल है, फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण है फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। यानी फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट सवाल 39 नंबर है दोस्तों, 29 नंबर। रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? यानी रेयोन के निर्माण में दोस्तों कौन से कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सेलुलोज का। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेयोन के निर्माण में सेलुलोज नामक कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था। आप क्वेश्चन पूरा देखिए तो आपको भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।